अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान से रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं दोस्तों। आज कुछ मसरूफियत चल रही है घर में। कभी कभी आपको पता है फ्रेश करना पड़ता है, आपकी चीज़ें चेंज होती हैं घर में। पेपर चेंज करना, नीचे से फ्लोर चेंज करना, ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता। पाकिस्तान में तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है ना। तो यहाँ पे एक दो दिन का काम होता है। आपका पूरा घर वॉल पेपर चेंज, नीचे से सारा कुछ आगे पीछे हो जाता है। देखें आज आपको ज़रा बड़ा पीछे किताबें किताबें नज़र आएंगी बच्चों की जो पड़ी हुई हैं, तो उसमें हालत भी ऐसी हुई पड़ी है। लेकिन क्योंकि वी लोग आज सुबह का मिस भी हो गया, यही वजह से, कुछ मसरूफियत की वजह से। बट एनी हो, अभी जो वी लोग आपके सामने लेके आ रहे हैं उसमें कुछ तकलीफ़ दुख भी है। और बस क्या कहा जाए, दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो जाए, पीटीआई ऐसा प्रोपोगंडा कर लेती है कि इसको मामले को पाकिस्तान के किसी चीज़ से, पाकिस्तान के किसी वाक़े से जोड़ देते हैं। इस प्रोपेगंडे ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है और इससे आगे मज़ीद ये जाएंगे, क्योंकि सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं सबका। लेकिन ज़ाहिर है कब तक जो है वो सब्र किया जाएगा। एक न एक दिन सब्र का पैमाना लबरेज तो होना ही होना है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर क्रैश होने को भी यूथियों ने फ़ौज से जोड़ दिया। पीटीआई के चीफ प्रोपेगंडे जो फलक जवेद ने ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर क्रैश को जनरल सरफराज के हेलीकॉप्टर क्रैश से जोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आती कि किस मिट्टी से ये लोग बने हैं। पहली बात तो कि ईरानी जो सदर हैं, अभी रिसेंटली वो पाकिस्तान भी आए थे। शायद उनका आखिरी दौरा भी जो है वो पाकिस्तान का ही इंटरनेशनल दौरा था। इसके बाद शायद वो कहीं नहीं गए। ब्रादर मुल्क है, हमारे लंबे चौड़े उनके साथ तलकात हैं। एक लंबा चौड़ा उनके साथ हमारा बॉर्डर है। और फिर एक अलमनाक हादसा है जिसमें ईरान के सदर हैं, साथ में उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, साथ में उनके एक सूबे के गवर्नर हैं। और हम लोग वहाँ पर भी इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म के टोंट और इस किस्म की सियासतें कर रहे हैं। मैं इस पे जब आता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। मेरी मतलब कि उस वक्त जैसे कहते हैं ना कि अपना जवाब दे जाती है हिम्मत। इस पे क्या बात की जाए। फलक जवेद ये जो ट्वीट किया वो, बस आप देखें, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को इस मामले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना है ना बनता है। लेकिन उन्होंने कहना शुरू कर दिया ईरानी सदर भी ऐसे ही जाँ बहक हुए जैसे जनरल सरफराज का मामला हुआ था। आपको पता है वो बलूचिस्तान में ये हादसा हुआ था, और जिस पे प्रोपोगंडा पीटीआई ने इतना किया था जनरल सरफराज साहब के इस हादसे पर। जो जो ट्वीट और जो जो अल्फाज लिखे थे, ना वो दोहराए जा सकते हैं और ना ही वो उनको याद किया जा सकता है। लेकिन ये ऐसा और वो देखें, वो जो बैठी हुई है वो बैठी भी पाकिस्तान में। आपको पता है इलेक्शन से एक रात पहले वो सामने आई, नारे नूरे मार कर तो फिर गायब हो गई। किन के पास है भाई? यहाँ पर फिर वही मुंह जुबानें बंद हो जाती हैं। है किसके पास वो? किसने अपने पास रखी हुई है? कौन उससे ये सब कुछ करवा रहा है? किसी दौर में वीना मलिक का अकाउंट चलता था तो कहते थे ये किसी और के पास है। किसके पास है इसका अकाउंट? कौन कर रहा है ये? कहाँ है वो एजेंसियाँ, वो इतनी ताकतवर एजेंसियाँ जिनको पूरी दुनिया जानती है? और ये 9 मई के 5-7 लोग जो है वो नहीं ढूंढे जा सकते? बस जुबान जो है ना इजाज़त नहीं देती। दिल तो करता है कि सख्त सवाल पूछे जाएं। बहरहाल चले, फ़ौज को इन्होंने टारगेट करना होता है, हर हाल में करते हैं। उन्हें तनकीद का निशाना बनाकर प्रेशर में लाया जाता है ताकि इनके लीडर इमरान खान को माफ़ कर दिया जाए, इसे रिलीफ दिलवाया जाए। लेकिन ऐसा होना नहीं। खैर, दूसरी तरफ इमरानी सहूलतकार मुकम्मल तौर पर निज़ाम को नकब लगवाने के चक्कर में है। और महसूस ये होता है कि वो जो निज़ाम है ना उसको लपेटने में बड़ी मदद करेंगे। ज़ाती लड़ाई को उन्होंने इतना हावी कर दिया है कि तनाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अहमद फरहाद नामी पीटीआई इंतशारी ने कश्मीर एहतजाज की आड़ में रियासत तोड़ने की कोशिश की, जेली खबरें फैलाई, जिसने कश्मीर को फ़ौजियों का कब्रिस्तान बनाने का दावा किया था। अ, पता नहीं कोई पैड़ा चंगा जा शायर है, लेकिन अब उसको सहाफ़ी भी कहा जा रहा है, अब उसको एंकर भी कहा जा रहा है, अब उसको तज्ज़िया नगार भी कहा जा रहा है। मतलब सहाफ़ी दरमियान में एवं ही कूद पड़े हैं कि एक सहाफ़ी उठा लिया है, या आई डोंट नो वो कौन सी इतनी बड़ी वैरायटी है जिसको उठा लिया गया है, या जिसका जिसका पता नहीं चल रहा। उस पर उसका नाम लगाकर, उसके कंधे पर बंदूक रखकर पता नहीं क्या करना चाहते हैं। इसके गायब होने पर मोहसन अख्तर क्यानी नामी जज जिसने केस लगा रखा है, मसूफ ने गुज़श्ता रोज़ भी फ़ौज को काफ़ी धमकियां दी, बुलाने का कहा, लेकिन बाद में सिर्फ जो जोर है वो ब्यूरोक्रेट पर ही चला। अब मसूफ ने हद पार कर दी है, जहरीले रिमार्क्स दिए हैं। सेक्टर कमांडर क्या चांद पर रहता है? सेक्टर कमांडर की औकात क्या है?
एक 18वें ग्रेड का ऑफिसर है, वो अपनी औकात में रहे तो ही अच्छा है। हमें ये मत बताया जाए कि हम आपके ताबे हैं, आप हमारे ताबे हैं। एक 18वें ग्रेड के ऑफिसर की क्या औकात है कि उसको हम बुलाएं और वो पेश ना हो? क्या चांद पे रहता है जो आकर जो हाजिरी लगा रहा, हमें आके जवाब नहीं दे रहा? ये एक जज के अल्फाज हैं, एक आपके दूसरे अदारे के। अब मतलब एक अदारा दूसरे अदारे को अगर इन अल्फाज में बुलाएगा तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? निज़ाम लपेटने की कोशिश ही होगी ना। अब यहाँ पर सवाल यह है कि इज़्ज़त तो हर अदारे की होती है। अगर आपकी इज़्ज़त पर कोई बात होती है तो आप उसको तौहीने अदालत लगा देते हैं, और यहाँ पर आप हर अदारे और सियासतदान की पगड़ी उछालते हैं। मसूफ़ काफ़ी जज्बात में पाए गए, रिमार्क्स दिए, एजेंसियाँ मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक मुल्क चलेगा, कबीना को अदालत में बिठा कर फैसला कराऊंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि सेक्रेटरीज के बाद वज़रा दाखिला दफा को बुलाऊंगा, फिर वज़ीर आज़म और फिर कबीना को बुलाऊंगा और बैठ कर फैसला कर लें कि एजेंसियां मुल्क चलाएंगी या कानून। अगर एजेंसियों ने मुल्क चलाना है तो इनका कानून बना दें ताकि फिर ये लोगों को उठाते फिरें। अच्छा, यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि जज साहब एजेंसियों के चीखते चलाते रहे और कहते रहे कि जी हम क़यामत ले आएंगे, हम एजेंसियों के लोगों को बुलाएंगे, सेक्टर कमांडर को बुलाएंगे और उनको सबक सिखा देंगे, उनकी औकात भी याद दिलाते रहे, उन पर बरसते भी रहे। लग ऐसे रहा था कि आज या तो मोहसिन अख्तर कियानी नहीं है या फिर ISI का सरबराह नहीं है, सेक्टर कमांडर नहीं है, या पूरी की पूरी एजेंसी जो है वो एक हुक्म से कालअदम करार देंगे कि आज के बाद ISI का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि जज साहब ने उसका नाम हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म कर दिया है। ऐसा कुछ लग रहा था, ऐसी कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही थी, लेकिन एंड पे जो हुआ फिर वही खाली गिदड़ भभकियाँ लगाने के बाद या गिदड़ भभकियों का इस्तेमाल करने के बाद एंड पे फिर वो दो सरकारी अफसर बेचारे जिनके बस में कुछ नहीं है उनको बुलाकर अपना शौक़ पूरा कर लिया। सेक्रेटरी दफ़ा सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली है, ज़ाती हैसियत में तलब किया है, साथ फिर धमकी दी है कि वज़ीर आज़म को बुलाऊँगा, DG IMI और IS को भी बुलाऊँगा। बहरहाल असल बात यह है कि यहाँ हर लड़ाई ज़ाती है, किसी और के कंधे पर रख कर जो है वो लड़ाई लड़ी जा रही है। लड़ाई को इस नहज पर ले आए हैं तो सब कुछ हो सकता है जो वो करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो साहब है ना जी, इनका अब देखें ना, यहाँ पे मैं भी एक मैंने ट्वीट किया था, वो जज साहब का, एक जज साहब नहीं बल्कि वो जज साहब नहीं बन सके, उनका मैंने एक ट्वीट किया हुआ है। वो सुलेमान हैदर साहब का प्रोग्राम है पब्लिक न्यूज़ पर, उसमें वो बता रहे हैं जी कि उनको इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा जी कि इनको जज बनाना है, तो वो अमेरिका की उनके पास नेशनैलिटी थी। खैर उसका एंड ऑफ लुबे ये था कि उन्होंने नेशनैलिटी भी छोड़ दी और उनको जज भी नहीं बनाया गया। तो उनसे पूछा गया क्यों नहीं बनाया गया, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे जज काबिलियत पर नहीं बनाया जाता, यहाँ पर जज ये जज जो हैं ये सियासी ओहदे हैं, ये बांटे जाते हैं, ये देखता जाता है कि कौन हमें सूट करता है, कौन आने वाले वक्त में हमारे साथ खड़ा होगा। तो जजों का इस चीज़ से कोई तल्लुक नहीं है कि वो बहुत बड़े काबिल हैं कोई। तो मैं उनको उनकी उनकी ये गुफ्तगू सुनने के बाद और ये जो आज वाली कार्रवाई अख्तर कियानी साहब वाली बात सुनकर मुझे लगा कि बात तो वो किसी हद तक ठीक ही कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं, सोसाइटीज़ के मालिक जो हैं, सोसाइटी के हिस्सेदार हैं, आलीशान बंगलों में रहते हैं, महंगी तरीन गाड़ियों में घूमते हैं, और वो जज इसलिए बन गए कि वो बनाने वालों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और अपनी सोसाइटी और अपने काम कारोबार को भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ये टोटल कहानी है जज बनाने की और जज बनने की। बाकी इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। इधर PTI के इंतशारी दुनिया भर में मुल्क को बदनाम करने में मसरूफ़ है, बल्कि आम पाकिस्तानियों का भी नुकसान करने में मसरूफ़ है। कुछ अरसे पाकिस्तानियों की शिकायत आ रही थी मुतहद, अच्छा जी हमारे साथ ये स्पेस में भी हुआ, हमारे साथ ये मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में भी हुआ। सऊदी अरब में मैंने दुबई में एक प्रोग्राम किया तो वहाँ पर भी हमें ये बताया गया कि मुत्तहदा अरब अमारात जो हैं वो वीज़े बंद हो गए हैं, वीज़े नहीं दे रहे। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? हम परेशान थे कि उसकी वजह क्या है। वर्क परमिट जो है बंद कर दिए गए हैं, सख्ती की गई थी, समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। जब पाकिस्तानी हकाम ने दुबई हकाम से रब्ता किया तो उन्होंने जो वजह बनाई, वजह वही है जिससे मैं आप हर वक्त सुबह शाम तंग हैं। वजूहात में सबसे अहम वजह यह सामने आई है कि PTI के इंतशारियों ने दुबई में 9 मई के तरस के मुजाहरे कराने की कोशिश की। दुबई हकाम ने बताया कि यहाँ PTI वालों ने पुरतशद्दुद मुजाहरे करने की कोशिश की, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल ख़राब हुआ और हमारा कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। उन्होंने ये भी बताया कि PTI वाले सोशल मीडिया वाले यहाँ पर भी झूठो प्रोपागंडा करते हैं। उन्होंने यहाँ होने वाली बारिशों को मजहबी रंग दे दिया और मुत्तहदा अरब अमारात ने चूँकि यहाँ मंदिर खोले हैं इसलिए ये अजाब आया। अब अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में तो ये जहरीले
जहर फैला रहे थे, अब ये दूसरे मुल्कों में भी पाकिस्तान समझकर इस किस्म का रोल जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि आगे जाके जाके अब खुद अंदाज़ा करें कि वो कह रहे हैं कि ये जो पीटीआई वाले अकाउंट्स हैं या पीटीआई वाले लोग हैं, ये मतलब यहाँ पर बारिशें ज़्यादा होगी, उन्होंने कहा क्योंकि मंदिर बना रहे हैं तो इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से अजाब हुआ है। और फिर यहाँ पे इन्होंने 9 मई की तर्ज पर भी कोई मुजाहरे करने की और इस किस्म की मीटिंग और यहाँ पर बैठ के जो किया, तो इसकी वजह से हम पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दे रहे, वर्क परमिट बंद कर रहे हैं। अब मुझे ज़रा ये बता दें सुनने वाले दोस्त जो सारे के सारे सुन रहे हैं, गालियाँ किसको निकालनी है, किसको बद्दुआ देनी है कि लोगों के रोज़गार पर जो डाका डाल रहे हैं। ये कह रहा था कि मैं ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा, ये ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कराएगा, ये पाकिस्तान के लाल जो ग्रीन कलर है उसको इज्जत दिलाएगा, ये पाकिस्तान के झंडे को उठाएगा, जिसकी पार्टी के लोगों की वजह से कई दूसरे लोगों की रोज़गार जो हो लगे हुए थे वो भी ख़त्म होंगे, वर्क परमिट आगे एक्सटेंड भी नहीं होंगे, और जो मज़ीद आना चाहते थे उनके लिए भी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। वजह इमरान खान और उसकी प्रोपेगेंडा पार्टी। अभी आप देखते जाएं पूरी दुनिया में ये एक हम जिस इसको फितना कहते हैं, जो कल्ट कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कल्ट है और ये अब एक कल्ट के तौर पर पूरी दुनिया में इसकी पहचान बनती जाएगी। और अगर 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 ये इमरान खान साहब को 2-4 साल और निकाल गए और अगर कूच फरमा गए दुनिया से, तो फिर शायद कोई बेहतरी आ जाए, वरना ये अभी तो दुबई में वीज़े बंद हुए हैं, फिर सऊदी अरब, फिर अबू धाबी, फिर आहिस्ता आहिस्ता यूरोप, इंग्लैंड, पता नहीं ये गंद कहाँ कहाँ तक फैलेगा। अल्लाह पाक इस गंद से पाकिस्तान की अजाब की इस अजाब से, गंद से पाकिस्तान की जान जल्द छुड़वाए। हमारी ये दुआ है। आप क्या कहेंगे इस पे, क्या कमेंट करेंगे कि दुबई गवर्नमेंट जो है वो जो वजूहात बता रही है पाकिस्तानी लोगों को वर्क परमिट और वीज़े देने की, उसमें से एक वजह पीटीआई का सोशल मीडिया है, जो पाकिस्तान के तर्ज पर यहाँ पर भी दुबई में भी काम, इस वजह से जो वीज़े हैं वो भी बंद होने में ये भी एक वजह शामिल है। इस पर कमेंट करें। सोशल मीडिया टॉक शो जो हमारा पेज है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको सेंड करें। आप लोगों से फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अच्छा, ये आप लोगों को ना, हाँ जी, या ऑन करना सी, सॉरी जी।